Hello dear students of class 11th, welcome back to your physics concept, and this is your fourth lecture of the chapter law of motion. And in this lecture we will discuss about the conservation law of linear momentum and its verification. Is it true or not? So let's we start our class. Be with me till the end of the class. तो आज का टॉपिक सुन लिया आपने कि टॉपिक हमारा क्या है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, दिस इज तो वी ऑलरेडी डिस्कस about the linear momentum, that what is the linear momentum in our first lecture of this particular chapter, law of motion. So in short, let me remind, if a body of mass m is moving with velocity v, then its linear momentum is given by the product of mass and its velocity, and this is called the linear momentum. Okay, so हम इसके कंजर्वेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने सुना होगा. सो वी कैन discuss about the conservation law of linear momentum in this class. Okay, तो पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. What is the statement? So according to this, the net linear momentum of a system. System means a body made by two or more particles. ठीक है, remain constant or conserve unless no external force is applied. ठीक है, तो ये तो इसका स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस द नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई. मतलब किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक उसका लीनियर मोमेंटम एज इट इज रहेगा, जितना है उतना रहेगा, कंजर्व रहेगा. ओके, सो इस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई भी कर लेंगे क्या ये सही है या नहीं है. तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अदर लॉ. अगर कोई लॉ सही होता है तो दूसरे लॉ जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं उनके बेस पे भी उसको सही पाया जाना चाहिए, तभी वो वेरीफाई होता है. तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे. तो फॉर वेरिफिकेशन वी कैन राइट हियर, इसको प्रूफ करेंगे क्या ये सही है या नहीं है. किससे प्रूफ करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, so we have the f is equals to the rate of change of linear momentum. The rate of change of linear momentum of a body or system is equals to the applied external force. यहाँ पे अगर हम सफिक्स में एक्सटर्नल लिख लेते हैं तो कुछ गलत नहीं है, नॉर्मली ये एक्सटर्नल ही होता है. ठीक है, where p is the linear momentum of the system. और अगर हम यहाँ जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं unless no external force is applied, तो सपोज करते हैं हमने सिस्टम पे जिसका अगर हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ये होता है इक्वल्स टू द एफ एक्सटर्नल. और अगर हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल अप्लाइड ही नहीं किया है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो इन एनी केस, so now we can put this value here. So we have dp by dt equals to 0, and by cross multiplying we have dp equals to 0. okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dp 0 हो गया. अब आपको पता है कि p फाइंड कैसे करेंगे? ऑन इंटीग्रेटिंग दिस, on integrating we have integration of dp and integration of 0.
For we all know from the integration of dp is, और p और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर इन अदर वर्ड्स हम दूसरी तरीके भी समझ लेते हैं. इफ द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू i टू फाइनल वैल्यू pf, pi stand for the initial momentum and pf stand for the final momentum. So we can write the integration of dp is p and its lower limit is pi and upper limit is pf equals to integration of 0 is constant. Okay, so by using the formula, the upper limit minus lower limit pi equals to pf, sorry, इफ कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल गई. इस तरीके से भी कर सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू, मतलब जो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट का मतलब जितना था उतना ही रहेगा. और इसको दूसरे फॉर्म में भी अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें बहुत ही सिंपल वे में, तो भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं. फिर से हम इसको यूज करते हैं और हम इफ एफ एक्सटर्नल इफ इक्वल्स टू 0, देन वंस अगेन dp by dt equals to 0 when dp by and dp equals to 0 on integrating dp integration of 0, the integration of dp is p and the integration of 0 is constant. ओके, तो P क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया. कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया. अब इसको दूसरी तरीके से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनिशियल और फाइनल के टर्म में, एक और सिंपल वे में. और वी आल्सो राइट हियर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इन जनरल फॉर्म द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल इन विच द चेंज अकर. ठीक है, सिंपल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. फिर से if external is equals to 0, then delta p upon delta t is equals to 0, that is delta p equals to 0 by cross multiply. और delta p का मीनिंग क्या हुआ, if pi and pf are initial and final momentum. ठीक है, so pf minus pi equals to 0, that is pf equals to pi. So we can write here pi equals to pf. जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल मिल गया, मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ, तो कंजर्व रहा या कांस्टेंट रहा. नाउ वी कैन राइट वंस अगेन द p is constant. So this is the statement of the law of conservation of linear momentum and this is the verification of this law. So सिंपल है, हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और इसी के साथ में एक टॉपिक हम और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में. ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. तो आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं बोर्ड को स्क्रीन पॉज करके. ठीक है, सो नाउ इसी टॉपिक पे बेस्ड एक एग्जांपल भी हम एज्यूम कर लेते हैं. रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सपोर्ट में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. कैसे, जब हम किसी गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंपोनेंट्स, गन एंड बुलेट. ठीक है, हम जो सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं उसमें एक गन है और एक बुलेट है. और जब हम फायर करते हैं गन से, ठीक है, तो क्या बुलेट को एक स्पीड मिलती है? डेफिनेटली मिलती है. तो इस सिस्टम में भी लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक
ऐसे ही रफ गन शो कर लेते हैं और यहाँ एक बुलेट है, इसको जो भी स्पीड मिलेगी इसकी वेलोसिटी को हम स्मॉल b सपोज कर लेते हैं, इसके मास को स्मॉल m सपोज कर लेते हैं और इस गन का पूरा जो मास है वो कैपिटल M सपोज कर लेते हैं और इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी। तो रिकॉइल ऑफ गन एक्चुअली है क्या? रिकॉइल ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पहले वो ध्यान से सुनिए। जब हम गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो फॉरवर्ड मूव कर जाती है ना, मीन्स बुलेट को एक वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है, और गन एक बैकवर्ड जर्क देती है, पीछे की तरफ मूव करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट आगे गई तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे आ जाएगी, और इस पूरे प्रोसेस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है। मैं कैसे? बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है और गन बैकवर्ड मूव करती है, और जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट और कंजर्व रहता है। सो हम ये बोल सकते हैं द मोमेंटम ऑफ ए गन बुलेट सिस्टम बिफोर द फायर मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हैविंग गन एंड बुलेट आफ्टर द फायर। सो बिफोर द फायर अगर हम यूज करें तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M फॉर द गन and small m for the bullet and its velocity equals to after fire अगर हम यूज करें तो mass of the bullet is m and the velocity acquired by bullet is v plus the mass of gun is m and the velocity acquired by bullet is v। ठीक है, इसको हम b डैश इनिशियली यूज कर लेते हैं। सो बिकॉज v डैश इज 0 बिफोर द फायर, गन और बुलेट की कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो दिस टर्म mb डैश इज 0, तो इट मींस दिस इज 0। नाउ इट इज mb प्लस mb एंड वी कैन राइट हियर mb इज इक्वल्स टू माइनस mb and we can calculate the v and b is equals to minus m upon mb, small m divided by capital M into v. So this velocity b is acquired by the gun in the backward direction. Backward direction कैसे पता चल रहा है? ये नेगेटिव आ रही है, मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं ना, this velocity is the backward velocity of gun and this velocity is the forward velocity of bullet. m never, mass of an object never be negative, mass तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ना तो स्मॉल m नेगेटिव होगा ना प्लस m। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस v एंड दिस v बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी v को हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी किसकी? ऑफ गन। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ जो हमने यहाँ फाइंड यूज किया, तो हमने बुलेट गन की बैकवर्ड स्पीड हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे बेस्ड 11th में कई क्वेश्चंस आते हैं, आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है इन द सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ द मोमेंटम ऑफ द बॉल इंक्रीजेस। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई बॉल आएगी, क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल आपने ड्रॉप कर दी है, तो अंडर द ग्रेविटी मूव करेगी, मीन्स उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, और सेम है वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है उसको नीचे करने के लिए? अर्थ अप्लाई कर रही है, और एक्शन रिएक्शन लॉ भी हमें पता है। मतलब तो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अर्थ बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रही है, बॉल क्या करेगी? उतना ही फोर्स अर्थ पे अप्लाई करेगी, तो बॉल का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है और अर्थ का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स द अर्थ एंड बॉल सिस्टम इज कांस्टेंट और कंजर्व। एक का इंक्रीज होगा, दूसरे का डिक्रीज होगा, तो टोटल मोमेंटम। तो बिफोर ड्रॉपिंग द बॉल जब रखी हुई है तो उसका मोमेंटम कितना है? 0 है, और जब आपने अर्थ की तरफ उसको ड्रॉप कर दिया तो उसका मोमेंटम इंक्रीज होने लगा। सिस्टम आपने अज्यूम किया है अर्थ एंड बॉल सिस्टम, दो सिस्टम में दो कंपोनेंट यूज किए हैं, एक बॉल एक अर्थ। तो अगर एक का इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा, तो अर्थ का डिक्रीज होना चाहिए। ऐसे ही
इन प्रोसेस ऑफ रॉकेट जो एक्शन रिएक्शन लॉ पे वर्क करता है उसका भी लीनियर मोमेंटम के अंदर रहता है. तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. So that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.